जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि असफलता एक चुनौती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करे। कहाँ कमी रह गई देखे और सुधार करे। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों यही है कि आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हम सभी अपनी सफलता को अवश्य हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल प्यारी सी कविता के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों इससे पहले मैंने वो बता दूं, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए कि आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो मेरे 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस जो मैंने मतलब क्वेश्चन दिए थे दो, उनका आंसर एकदम सही सही दिया है। पहले हैं अपने हरिशंकर गुप्ता जी, दूसरे हैं ज्योति किरण जी जो कि हमेशा मुझे आंसर करती हैं जो भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, और थर्ड है शिवन शिवन ओझा जी। इन तीनों स्टूडेंट्स ने मेरे एकदम सही सही आंसर किए। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो इनका इस क्वेश्चन का आंसर मेरे तीनों स्टूडेंट ने एकदम राइट दिया है। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी कक्षाओं को लास्ट तक देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में ही दिया था। तो इससे पता चलता है कितने स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो मेरी कक्षाओं को लास्ट तक मतलब अंत तक देख रहे हैं और कक्षा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने दोस्तों, विश्व की सबसे शक्तिशाली जो महिलाओं में निर्मला सीतारमण का कौन से नंबर का स्थान है, मतलब कौन से नंबर पर वो आती हैं। तो दोस्तों विश्व में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण का स्थान है 36 नंबर का। तो इसका भी आंसर मेरे तीनों स्टूडेंट्स ने एकदम राइट दिया है। वैसे और स्टूडेंट्स को भी पता होगा लेकिन उन्होंने कमेंट में आंसर नहीं दिया। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप वीडियो को अंत तक देखा करें। अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको दोस्तों काफी हेल्प होगी। जो भी आप स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी का सीजीएल सीपीओ का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, अपना यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर तो आता ही है। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर की क्लास को देखना है और सभी स्टूडेंट को लाभ उठाना है। और क्या करना है, सिर्फ खुद दोस्तों कक्षा का लाभ नहीं उठाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि आप दूसरे अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर पाए, या अपने जो छोटे कजन्स हैं आपके वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी आपका साथी या फिर आपसे बड़े एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा उन्हें वीडियो को शेयर करना है ताकि दोस्तों हम सभी की मदद कर पाए। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज भी दोस्तों मैं आपको, क्योंकि सभी मेरे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं बहुत सारी मेरे पास कमेंट आती है कि मैम आप हमें होमवर्क में क्वेश्चन दे, हम भी आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन जरूर दूंगी, तो आपको उनका भी आंसर करना है। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज दोस्तों मैंने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को समझना है। और मैं तो यही कहूंगी दोस्तों, आपको आधे से 1 घंटा रोज करंट अफेयर के लिए निकालना ही निकालना है। अगर आप दोस्तों मेरी वीडियो भी देखते हैं तो जब भी आपका एग्जाम है आपकी आपकी ऑलमोस्ट करंट अफेयर में कवर करा दूंगी। ये तो दोस्तों अभी हम आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना जिन भी स्टूडेंट का कोई एग्जाम पढ़ रहा है तो मैं मैराथन टाइप भी ले दूंगी। मतलब अभी तो इस बोर्ड पे जितना आता है दोस्तों ऐसे करती हूँ मैं अरेंज की भाई 20 से 25 क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं 1-1 घंटे की क्लास लेके जल्दी से करंट अफेयर
क्लास अपने मतलब करंट अफेयर की जितनी भी मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिला और मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। मैं बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूँ तो मैंने उसमें पीवाईक्यू देखे हैं, करंट अफेयर के सारे मतलब 10 साल के मैंने पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं, तो मुझे अंदाजा है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर के फ्रेम होते हैं। तो दोस्तों मैं काफ़ी सोर्स यूज़ करके एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाती हूँ कि ना सिर्फ वो स्टेट लेवल पीसीएस को कवर करे, बल्कि जो हमारे स्टूडेंट एसएससी जीडी वगैरह की या फिर यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम दोस्तों उनकी भी हेल्प कर पाएँ। तो दोस्तों यही है कि आप सभी को मेरी करंट अफेयर की क्लास देखना ही देखना है। अगर आप और कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ मेरी क्लास भी देखते हैं, तो आप महसूस करेंगे जब आप ये तभी पता चलेगा आपको जब आप एग्जाम देंगे ना, तो जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप कहेंगे कि भाई जो प्रीति मैम ने कराया था वहीं से क्वेश्चन आए हैं। और ये ऐसे नहीं है, अभी तो दोस्तों हम ऐसे कर रहे हैं, फिर हम ज्यादा मैं आपको कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊं। 1-1 घंटा की या 2-2 घंटे की मैं आपको मैराथन क्लासेस कराऊंगी। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, वो मैं सारे आपको कवर करा दूंगी। तो आपको करंट अफेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज हमारे 35 नंबर का लेक्चर है, ये करंट अफेयर का, ये कवर हो जाएगा। इससे पहले मेरी 34 क्लास ऑलरेडी मेरे चैनल पर डल चुकी हैं, तो वो भी जाके आपको करंट अफेयर की देखनी है। ना सिर्फ दोस्तों मैं करंट अफेयर करा रही हूँ, बल्कि जीएस सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसे भी मैं पूरे अच्छे से कवर कराती हुई चल रही हूँ। तो जो दोस्त मेरे जैसे एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी उन क्लासेस को देख सकते हैं, उनसे भी दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसमें मैंने राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपना ये भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान, अपना संविधान सभा, ये सब ऑलरेडी मैं इतने सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। ना सिर्फ उनकी थ्योरी, बल्कि दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनसे जितने प्रकार के भी ऑब्जेक्टिव बने हैं वो मैंने सब कवर कराए हैं। तो अगर आप वे क्लासेस देख लेते हैं तो आपका इंडियन पॉलिटी भी पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। आप एग्जाम में खुद कहेंगे कि मैम जो चीज़ें आपने समझाई थी उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। तो दोस्तों वो भी क्लासेस आपको देखनी है, 100% गारंटी लेती हूँ। अगर आप क्लासेस देखेंगे, आप मुझे खुद फीडबैक देंगे। ये दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उनके फीडबैक के आधार पर बोल रही हूँ। उन्हें मेरी कक्षाओं से दोस्तों बहुत मदद हो रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ तो अच्छा कर पा रही हूँ स्टूडेंट के लिए। और दोस्तों आगे हम और भी बहुत अच्छा करेंगे, आगे मैं आपके लिए और कक्षाएं प्लान कर लूँगी। अभी हमारा पॉलिटी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना 10-15 दिन में कवर हो जाए, मुश्किल से मैं 10 दिन में उसको कवर करा दूंगी। फिर दोस्तों मैं इतिहास और ज्योग्राफी स्टार्ट करा दूंगी, वो एकदम मज़ेदार तरीके से समझेंगे हम, जैसे हमने पॉलिटी को किया है। तो दोस्तों अगर आप जुड़े रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, और आपको और स्टूडेंट को भी मेरे साथ जोड़ना है। जितने ज़्यादा दोस्तों स्टूडेंट होंगे उतना ही मज़ा हमें पढ़ाई में आएगा। तो दोस्तों ये तो ही मोटिवेशन की, और अपने होता है ना कभी कभी आप लोगों से भी बात करने का मन करता है कि लेकिन अपनी पढ़ाई भी जरूरी है, पहले पढ़ाई करते हैं। ये सब बातें तो चलती रहेंगी, किसी दिन लाइव आके आपसे एकदम आमने सामने इंटरेक्शन करूंगी, तो वो भी बहुत जल्द वक्त आने वाला है। तो इससे पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन लिया आज मैंने, पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी, क्या दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। दोस्तों जो ये वंदे भारत, ये जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% आपको स्टेट लेवल पीसीएस में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है। क्वेश्चन क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी, नंबर याद रखना है कि भाई तीसरी पूछी है या चौथी पूछी है। अगर आपको नंबर याद नहीं है ना तो मिस्टेक हो जाएगी। अगर आपसे चौथी पूछी, 4th नंबर की, पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये चलाई जाएगी पूना से नई दिल्ली, पूना से नई दिल्ली। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, जैसे दे देंगे भाई पूना से आंध्र प्रदेश, ऐसे करके ऑप्शन बनाएंगे वो अपने हिसाब से। बस आपको ध्यान रखना है, अगर चौथी पूछा, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, एक तो आपको याद रखना है कि कौन सी ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, क्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये कौन से नंबर की, चौथे नंबर की, कहाँ से कहाँ तक चलाई जाए, कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
पूना से नई दिल्ली। कहाँ से? पूना से नई दिल्ली। इतना आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पीएम मोदी ने किस गांव को भारत का पहला सोलर विलेज, क्या दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस गांव को, किस विलेज को भारत का, इंडिया का पहला सोलर विलेज घोषित किया है? तो दोस्तों ये किया है मोढेरा को। किसको दोस्तों? मोढेरा को। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि भारत का पहला है ये, भारत का पहला सोलर विलेज, भारत का पहला सोलर विलेज कहाँ घोषित किया, किस गांव को घोषित किया? तो गांव पूछेंगे आपसे मोढेरा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ये मोढेरा गांव कहाँ पर है, तो दोस्तों अभी मैं आपसे बताऊंगी कि ये मोढेरा गांव कहाँ पर है, मतलब कौन से स्टेट में। तो दोस्तों जो ये मोढेरा गांव है जिसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सोलर विलेज घोषित किया, ये है गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? ये है गुजरात में। गुजरात का जो मोढेरा गांव है, गुजरात के मोढेरा गांव को क्या घोषित किया है दोस्तों? इसको किया है सोलर विलेज, पहला फर्स्ट सोलर विलेज घोषित किया है। फर्स्ट याद रखना है, प्रथम। जो भी दोस्तों मैं हमेशा अपनी करंट अफेयर की वीडियो में बताती हूँ, जो भी पहला होता है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो जैसे पहला नवाचार हो गया, पहला कुछ ग्राफीन का खुला है, पहला कुछ भी होता है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस गांव को पहला, भारत का पहला सोलर विलेज घोषित किया। तो आपको ध्यान में रखना है ये किया है मोढेरा को। अब मोढेरा कहाँ पर है ये मैंने मैप के थ्रू आपको समझा दिया। मोढेरा है दोस्तों गुजरात में, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, ये महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। अभी दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है ना, 12 कब है? 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए ये करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है बिहार स्पेशल के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? देश का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों अगर आ जाए देश का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो आपको लगाना है बिहार। कहाँ पर दोस्तों? बिहार। ऐसे देंगे आपको ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, एमपी में हुआ, गुजरात में हुआ। तो दोस्तों आपको लगाना है अपना बिहार में हुआ। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है देश का सबसे लंबा जो अपना स्टील ब्रिज है, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज कौन सा है अपना? यही है जो बिहार में खुला है। इसका नाम क्या है? अब हमें ये तो पता चल गया भाई जो देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज का उद्घाटन हुआ है वो बिहार में हुआ है, लेकिन जो ये स्टील ब्रिज है इसका आखिरकार नाम क्या है? अब दोस्तों हम जानेंगे नाम को। ये भी दोस्तों अपना बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। जो भी मेरे स्टूडेंट बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इन क्वेश्चंस पे आपको विशेषकर फोकस करके चलना है। अब दोस्तों क्या है? देश का सबसे लंबा तो हमें पता चल गया कि भाई सबसे लंबा स्टील ब्रिज खुला है अपने बिहार में। अब इसका कि भाई नाम क्या है, हमें नाम भी तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टील ब्रिज का नाम है महात्मा गांधी सेतु। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी सेतु। ये आपको ध्यान में रखना है। का उद्घाटन कब हुआ? अगर पूछ ले कि भाई उद्घाटन कब हुआ, इससे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई जो ये स्टील ब्रिज है विश्व का, देश का सबसे लंबा जो स्टील ब्रिज है इसका उद्घाटन कब हुआ? ऐसे दे दे आपको जून सन 2021 में, जून सन 2020 में या सितंबर सन 2022 में। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जून सन 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? अपना जून सन 2022 में। अब इस स्टील ब्रिज का नाम क्या है वो आपको बता दिया। नाम है दोस्तों महात्मा गांधी सेतु। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की? किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट की? तो दोस्तों ये की है एमपी ने। किसने दोस्तों ये योजना स्टार्ट की है?
एमपी ने, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी योजना? लाडली लक्ष्मी लक्ष्मी योजना 2.0। क्या दोस्तों? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस स्टेट ने स्टार्ट की? तो आपको याद रखना है एमपी ने स्टार्ट की। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के किस दर्रे, मतलब भारत के किस दर्रे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पास। भारत के किस पास पर दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट और लंबी लॉन्गेस्ट हाईवे सुरंग बनेगी? तो दोस्तों ये बनेगी शिंकुला पास पे। किस पे दोस्तों? शिंकुला पास पे। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रही हूँ, भारत के किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची याद रखना है आपको, ऊंची और क्या? लंबी हाईवे सुरंग बनेगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है शिंकुला पास पर। किस पर दोस्तों? शिंकुला पास पर। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है देश का फर्स्ट रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है? तो दोस्तों इस पे भी फोकस करने आपको, क्योंकि देश का पहला रेल ब्रिज किस, वो भी केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है? तो दोस्तों ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में। किसमें दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अभी अपने यूटी कितने हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी अपने केंद्र शासित प्रदेश है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों की बात करें तो दोस्तों राज्य है 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है अपने 8। ये आपको ध्यान में रखना है। और देश का पहला अगर रेल ब्रिज आपसे पूछे, देश का पहला रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बन रहा है जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दुनिया की आबादी 15 नवंबर सन 2022 को कितनी हो गई है? दुनिया की आबादी 15 नवंबर सन 2022 को कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे मेरे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इस जो ये मैंने क्वेश्चन दिया है इसका आंसर मेरे सभी स्टूडेंट को नाइट तक कमेंट बॉक्स में करना है। क्या है क्वेश्चन? दुनिया की आबादी 15 नवंबर सन 2022 को कितनी हो गई है? तो दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन में दे देती हूँ, 8 अरब हो गई है, 9 अरब हो गई है, 10 अरब हो गई है या 7 अरब हो गई है। इसका आंसर मुझे मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में नाइट तक दे देंगे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कल मैं उनका नाम अपनी कक्षा में अनाउंस करूंगी। और अगर आप नहीं भी देंगे, मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को पता होगा इसका आंसर। अगर नहीं भी पता तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले कक्षा में मैं इसका आंसर दूंगी, फिर ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास को अपना कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों फिर भी आपको कोशिश करनी है इसका आंसर देने की कि भाई दुनिया की आबादी 15 नवंबर सन 2022 तक कितनी हो गई है। तो इसका आंसर आप सभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। ये है सूचकांक से। आप सभी को पता है दोस्तों अपने स्टेट लेवल के पीसीएस, ना सिर्फ स्टेट लेवल के पीसीएस में बल्कि यूपीएससी में भी अपने जो ये सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बस दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ फर्क क्या होता है। जो अपने स्टेट लेवल के दोस्तों एग्जाम होते हैं वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसे पूछेंगे कि भाई वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो हमें वो बताना है। अब दोस्तों यूपीएससी में 2-3 स्टेटमेंट आ जाएगी, जैसे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये तो पूछेंगे बल्कि ये भी पूछ लेंगे कि भाई जो ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक है इसको जारी कौन करता है। 1-2 स्टेटमेंट और बना देंगे। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है एक स्टेट लेवल के पीसीएस में और यूपीएससी में। जो दोस्तों जो अपना यूपीएससी है वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो दोस्तों इसके क्वेश्चंस भी वैसे ही फ्रेम होते हैं। इसमें दोस्तों काफी लॉन्ग स्टेटमेंट आती है, जैसे कि कई बार 5 से 6 स्टेटमेंट भी एग्जाम्स में देखी गई है। और अपना जो स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहीं से डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा कि भाई वैश्विक भूखमरी सूचकांक में मतलब कि जो अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स है सन 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। आपको ऑप्शन में देंगे 106 रहा, ऐसे ऑप्शन में देंगे 106 रहा, ए
बी में दे देंगे 107 रहा, सी में दे देंगे 108 रहा और डी में दे देंगे 110 रहा। तो दोस्तों इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो जो अपना ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है सन 2022 वाला, इसमें भारत का स्थान रहा है दोस्तों 107वां। क्या दोस्तों 107 नंबर पे भुखमरी में भारत का स्थान रहा है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सन 2022 में जो जारी हुआ है, इसमें भी दोस्तों भारत की रैंक बताइए। भारत की रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में जो सन 2022 वाला जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान क्या है या भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 132। यहाँ से दोस्तों 100% लिख लो। स्टेट लेवल के पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सूचकांक से। ये अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया और ये अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर गैप हो गया। तो दोस्तों ये मतलब 10 से 15 सूचकांक ऐसे हैं कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन भी बने हैं स्टेट लेवल के पीसीएस में। तो दोस्तों जो ये ऐसे टॉपिक होते हैं ना, जैसे सूचकांक हो गए, अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि सारे सूचकांक आ जाए, फिर मैं एक कक्षा में आपको जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सबको कराऊंगी। एक कक्षा पूरी हम सूचकांक के ऊपर लेंगे। ना सिर्फ मैं आपको सूचकांक में भारत का स्थान बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि पहले स्थान पर कौन है। मतलब जैसे ये मानव अपना ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें पहले स्थान पर कौन है, मैं पहले स्थान पर कौन सा देश है वो भी बताऊंगी, इसको जारी कौन करता है ये भी बताऊंगी। भाई किसी को यूएनडीपी जारी करता है, किसी को डब्ल्यूईएफ जारी करता है, तो किस सूचकांक को कौन जारी करता है इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक पूरे अपना जो ये सूचकांक है इंडेक्स और आ जाए, जैसे जेंडर का आ जाए, सन 2022 वाले कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं ये आपको करा दूंगी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, और लाइट जा चुकी है तो अभी हमें ऐसे ही शूट करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आई थिंक सही जा रहा होगा सब कुछ। तो लाइट का तो ऐसा ही है, भरोसा नहीं है ये, चलो कोई नहीं। अब मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई सन 2022 के अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट में भारत की रैंक बताइए। और लाइट आ चुकी है, भगवान को दया आ गई हम पे कि भाई बच्चे क्लास ले रहे हैं तो डिस्टरबेंस ना हो किसी प्रकार की, तो जल्दी आ गई है। अब दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा, जो ये हेनली पासपोर्ट है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में स्टेट लेवल के पीसीएस में देखा गया है। कैसा क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई सन 2022 के अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट में भारत की रैंक बताइए। तो दोस्तों इसका भी आंसर मुझे मेरे स्टूडेंट ही करेंगे। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सन 2022 के अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट में भारत की आपको मुझे रैंक बतानी है। आप बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में, मेरे सभी स्टूडेंट नाइट तक आंसर करेंगे। और अगर आप नहीं इसका आंसर कर पाते हैं तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले आपको इसका आंसर बताऊंगी, फिर हम अपनी करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों वैसे मुझे उम्मीद है जैसे आज जो मैंने कल क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर मेरे बहुत से स्टूडेंट ने किया है, तो इनका भी आंसर वो अच्छे से देंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सन 2021 नीति आयोग द्वारा जारी। अब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए दोस्तों, जो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? तो दोस्तों इसको जारी करता है अपना नीति आयोग। कौन जारी करता है दोस्तों? नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। पहले क्या था? योजना आयोग। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया, तो दोस्तों बनाया गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग ही जारी करता है। ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स होता है ना, ये कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सन 2021 नीति आयोग द्वारा जारी। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में भारत की रैंक बतानी है हमें। भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? तो ये है 135। कौन कितनी है दोस्तों? 135। अगर आ जाए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सन 2021 में भारत की रैंक क्या है? 134, 135, 132, 133। तो दोस्तों आपको लगाना है 135। क्या दोस्तों? 135।
मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल प्रजनन दर TFR कितना है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल प्रजनन दर TFR कितना है? तो दोस्तों ये है अब 2.0। क्या दोस्तों? 2.0। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण, क्या दोस्तों? केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2023 को लॉन्च किया, इसकी थीम बतानी है। क्या दोस्तों? केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2023 को लॉन्च किया, इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है अपनी वेस्ट टू वेल्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आप सभी को मेरी करंट अफेयर की क्लास से काफी मदद मिल रही होगी। और जो मैं GS सेकंड की क्लास आपको करा रही हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें तो दोस्तों देखो करंट अफेयर में तो जहां पर डिटेल की जरूरत होती है, आप सभी को पता है, मैं वहां पर ना सिर्फ आपको करंट अपडेट करती हूँ, बल्कि जो इसका स्टैटिक पार्ट होता है, जैसे अगर हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो मैं उसका आपको स्टैटिक भी समझा देती हूँ। अभी नीति आयोग के बारे में सिर्फ इतना बताया है कि ये योजना आयोग के स्थान पर लाई गई है योजना। लेकिन दोस्तों पिछली क्लासेस में करंट अफेयर की मैं इसके बारे में डिटेल में पूरी आपको जानकारी दे चुकी हूँ कि नीति आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, कैसी है, इसको योजना आयोग के स्थान पर कब लाया गया, मतलब कौन सी तारीख के साथ मैंने आपको सन भी बताया है। पूरा मैंने आपको डिटेल में नीति आयोग करा रखा है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट नए जुड़े हैं, अगर वो मेरी पूरी मतलब पिछली कक्षाएं देखेंगे करंट अफेयर की, तो वो सारी चीजों को एकदम अपडेट कर लेंगे। तो दोस्तों यही मैं आपसे कहूंगी कि आपको मेरी करंट अफेयर की कक्षाएं पूरी अच्छे से देखनी है, ना सिर्फ करंट अफेयर की, बल्कि दोस्तों अगर आप GS सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको भी देखेंगे, तो दोस्तों आप महसूस करेंगे कि आप के पास एक अच्छी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी। और अब मैंने वहां पर दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसे चीजों को समझाया, इतने इजी वे में समझाया कि आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। मैंने प्रस्तावना को बोर्ड पे लिख के ऐसे समझाया कि आपको प्रस्तावना ओरली याद हो जाएगी कि हम भारत के लोग, भारत को एक पूरा अच्छे से समझाया है। और दोस्तों वहां से फिर मैं क्या करती हूँ, पहले थ्योरी को बताती हूँ, फिर दोस्तों उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं हर प्रकार से सोल्व करा देती हूँ। तो दोस्तों अगर हम थ्योरी के साथ सारे ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं किसी टॉपिक के, तो दोस्तों गुंजाइश बहुत कम होती है कि हम एग्जाम में गलत क्वेश्चन करके आए। क्योंकि अगर राष्ट्रपति है, हमने उसके बारे में सारी जानकारी जान ली और हमने उसके सारे ऑब्जेक्टिव लगा दिए, तो दोस्तों एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो वही से ना कि भाई राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। मैंने दोस्तों एक एक आर्टिकल वहां पर आपको पूरे अच्छे से समझा रखा है। तो जो भी मेरे साथ स्टूडेंट नए जुड़े, उन्हें नहीं पता होता है दोस्तों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जुड़े होते हैं, इवन उन्हें मेरे एजुकेशन चैनल का नाम भी नहीं पता। वो कमेंट में पूछते हैं कि मैम क्या आप पढ़ाते हैं, आपके एजुकेशन चैनल का नाम क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरे एजुकेशन चैनल का नाम है, अगर आप सर्च करेंगे EPS बाय प्रीति सिंह, तो दोस्तों वहां पर आपको मेरा एजुकेशन चैनल दिख जाएगा। मैं स्टेट लेवल PCS की तैयारी करवा रही हूँ बच्चों को, और अपना ये अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, और SSC CGL CPO, वो भी बच्चे इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो मैं एक 0 लेवल से लेके मतलब एक छोटी, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि एक SSC लेवल के बच्चे से लेके स्टेट लेवल का बच्चा अच्छे से चीजों को समझे। और दोस्तों देखो सिर्फ मैं हमेशा बताती हूँ ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग का डिफरेंस होता है। जैसे UPSC है, वो वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो वहां पर टफ लेवल के ही क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट ज्यादा हो जाती है। और जैसे अपने स्टेट लेवल में आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फैक्चुअल ज्यादा है। और अपना UPSC क्या है, वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपका गलत ही होगा। और अपना स्टेट लेवल में क्या है कि आप फैक्चुअल चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं, तो आपका अगर आप फैक्चुअल चीजों को पढ़ेंगे तो फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्ट, फैक्चुअल भी मतलब कॉन्सेप्ट ज्यादा
नहीं मांगते जितना यूपीएससी में मांगते। अगर आप फैक्चुअल भी पढ़ रहे हैं ना तो भी आपका काम हो जाता है प्री में, तो मेंस में तो आपको पढ़ना ही है कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है। और अपने जैसे एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम में तो वहां पर तो डायरेक्ट कि पीएम नियुक्त होता है, पीएम नियुक्त होता है या मनोनीत होता है, कैसे होता है, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों बस यही डिफरेंस होता है, आपको यही समझना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगर चैनल ने आपको यही करना है कि अगर जो भी मेरे साथ स्टूडेंट नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा लेना है, ताकि दोस्तों जब भी मैं अपनी क्योंकि दोस्तों ये मैं इसलिए बताती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैम हमारे पास तो आपकी वीडियो आती नहीं है या लेट आती है। वो दोस्तों इसलिए आती है कि आप ना बेल आइकन को नहीं दबाते, जो फ़ोन की घंटी होती है ना आपको उसको दबा लेना है, ऑल वाले को। जब आप उसको दबा लेंगे तो आपके साथ जैसे मैं आपके पास जैसे जब भी मैं अपनी क्लास को शूट करके डालती हूँ तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मेरी क्लास को पूरी देखना है लास्ट तक और अपना पेन पेपर लेकर बैठना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोस्तों अब आपको अपने सेल्फ नोट्स खुद बनाने हैं। नोट्स की तो आपको दिक्कत नहीं है, मैं टेलीग्राम पे अपने सारे नोट्स जो मैं अपने हाथों से बना रही हूँ, मैं आपको वही जिनसे मैं पढ़ती हूँ सेम वही नोट्स आपको दे देती हूँ कि मेरे स्टूडेंट को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम खुद बनाते हैं ना तो एक हमारे मेमोरी में होता है कि भाई हमने इस पेज पे ये लिख रखा है। तो दोस्तों यही है कि दिक्कत कोई नहीं है मुझे देने में। देखो मैं नोट्स दे देती हूँ और 2-3 क्लास के नहीं दे पाई तो थोड़ा टाइम की बाउंडेशन है दोस्तों, आप समझे ये चीज़ को कि मुझे खुद ही कंटेंट तैयार करना पड़ता है, खुद ही मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, फिर इसको रफ करती हूँ, फिर दूसरी क्लास का लिखती हूँ। थोड़े वैसे भी फैमिली में कुछ काम आ जाते हैं, वो भी देखने पड़ते हैं और फिर 2-3 तो 3-4 कई बार दोस्तों सुबह भी हो जाती है, कंटेंट वगैरह तैयार करने में। तो ना अकेले मैनेज फिर एडिट करना, तो ये अकेले मैनेज करना आप लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है, दोस्तों बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन ये कोई बात नहीं, मेरा पढ़ाने का जुनून है, मैं सोचती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे मैंने अपनी पीसीएस की तैयारी करी, मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरी जैसे मैंने अपनी रणनीति बनाई वैसे मैं उनको शेयर करूं, उन्हें अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं, बजाय उसके कि वो भटक जाते हैं, अनवांटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं। मैं सोचती हूँ उन चीज़ों से वो मेरे स्टूडेंट बचे, जो गलतियाँ मैंने अपने पीसीएस में करी और मेरा 2 नंबर से रह गया, तो मेरे स्टूडेंट वो गलती ना करे। तो दोस्तों यही कोशिश रहती है कि मैं एकदम सरल भाषा में अपने स्टूडेंट को हर वो जानकारी दूं जो एक स्टेट लेवल के बच्चे को पता होनी चाहिए और वो अपना स्टेट लेवल का पीसीएस, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, उसको आसानी से पार करे। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे, मैडम का एफर्ट दिखे तो चैनल को मतलब वीडियो को आपको लाइक करना है। और बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल देती हूँ, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता कैसे ज्वाइन होना है। आप उस पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे। आपको शाम तक सारी पीडीएफ मेरी मिल जाएगी, आपको उन पीडीएफ को देखना है और अपनी रिवीजन करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।